ससुराल का वो एक कमरा। चूड़ी ले लो चूड़ी, रंग बिरंगी चूड़ी, लाल हरी पीली नीली हर रंग की चूड़ी ले लो। ये लाल वाली चूड़ी कैसे दी है? 30 रुपए दर्जन है। कितनी दूं? 2 दर्जन दे दो। ये लीजिए आपकी लाल लाल चूड़ी, दोबारा आइएगा। चूड़ी ले लो चूड़ी, रंग बिरंगी चूड़ी। क्या भाभी, आप भी सुबह सुबह चूड़ी बेचना शुरू हो गई? आपकी इस आवाज से सोया भी नहीं जा रहा है। ऐसा लग रहा है कोई कौवा kaa कर रहा है कान में। क्या हुआ? क्यों सुबह सुबह ढोल की तरह बज रही है? क्या माँ, आप भाभी को तो देखो, सुबह सुबह चूड़ियां कौन बेचता है? तो तू क्या चाहती है? जैसे तू सूर्यदेव निकलने के बाद उठती है और किसी बेकार गद्दे की तरह एक कोने में पड़ी रहती है, वैसे मेरी बहू भी करे क्या? माँ जी रहने दीजिए ना, मैं कल से बाहर की तरफ बेचना शुरू करूंगी। नहीं बहू, तू धूप में चूड़ी नहीं बेचेगी, तू यही रोज की तरह घर पे ही चूड़ी बेचेगी। माँ आप ही बताओ, एक कमरे में हम सभी रहते हैं, इसी कमरे में खाना भी बनाते हैं, रहती भी है। मुझे तो ये कमरे का घर कम एक चिड़ियाघर ज्यादा लगता है, जिसमें तरह तरह के जानवर भरे हुए हैं। हाँ मयूरी, तू ठीक कह रही है। उदाहरण के लिए तू एक मेरे सामने खड़ी है। कौन माँ? तू और कौन? पूरा दिन तो भैंस की तरह पड़ी रहेगी। जैसे भैंस को चारा डाल दो तो चारा चबाकर फिर पड़ी रहती है एक जगह, वैसे ही तू है। तुझे भी तेरा चारा डाल दो, तू भी उसे चबाकर पड़ी रहेगी। कभी अपनी भाभी का हाथ भी बटा लिया कर। सुंदरी देवी अपने पूरे परिवार के साथ एक कमरे वाले घर में रहती थी। एक कमरा होने की वजह से सभी घर वालों को काफी परेशानी होती थी। आंचल का पति माधव मजदूर था और आंचल चूड़ी बेचा करती थी। इन्हीं दोनों की कमाई से उनका घर चल पाता था। ओ रानी पद्मावती, उठ जा, जरा हाथ पैर चला ले, वरना जंग लग जाएगा हाथ पैरों में। क्या माँ, आप तो आराम ही नहीं करने दे रही हो। आराम के अलावा तुझे कुछ काम आता भी है? पति को भी छोड़ कर आ गई। छोड़ती नहीं तो क्या करती? दिन रात घर का काम कराता था। तेरा कुछ नहीं हो सकता है। जा, जाकर रात के खाने की तैयारी कर। ठीक है, जा रही हूँ। माँ खाना दे दो ना, भूख लग रही है। घर बसाने भिखारी पहले आ गए, अभी खाना भी नहीं बना है और तुझे भूख लग रही है? रोज तो तुझे इतनी जल्दी भूख नहीं लगती है, आज कैसे लग गई? मयूरी अपने बेटे को डांट ही रही होती है कि तभी बातों बातों में मयूरी तड़के में लाल मिर्च डाल देती है, जिससे पूरे घर में धुआं धुआं हो जाता है और सभी को खांसी और छींके आना शुरू हो जाती है। ये क्या झोंक दिया? आंखों में मिर्ची लग रही है। अब समझ आया कि क्यों तेरे पति ने तुझे रोका नहीं। वो बेचारा खांसते खांसते नहीं मरना चाहता था। माँ जी कोई बात नहीं, मैं खाना बना देती हूँ। आप मयूरी दीदी को मत डांटिए, उन्होंने ये जानबूझकर नहीं किया है। हाँ, मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया है। एक कमरे का घर है और इसमें ही खाना बनाना है, तो धरास तो उठेगी ही ना। हाँ, तेरे बाबूजी और भाई ने तो जैसे पैसों का पेड़ उगा रखा है ना, जो तेरे लिए अलग से किचन बनवाए। हर बात घूम फिर कर मेरे ऊपर ही क्यों आ जाती है? आप तो चुप ही करिए। मैं तो चुप ही हूँ। एक कमरे के घर में आंचल भी परेशान हो चुकी थी। वो जानती थी कि अगर सब एक ही कमरे में रहेंगे तो ये सब रोज होता रहेगा, लेकिन वो कुछ कर भी नहीं पाती थी। वो अपने परिवार के लिए एक बहुत बड़ा घर खरीदना चाहती थी, जिसमें उसका पूरा परिवार आराम से रहे। और ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक रात। माँ, बहुत गर्मी लग रही है। क्या करूं बेटा, एक ही पंखा है, वो भी इतना मर मर के चल रहा है। सो जा तू नींद का ख्याल करके। क्या हुआ मयूरी? बाबा, बहुत गर्मी लग रही है, सोया नहीं जा रहा। अब क्या करे, इतने पैसे भी नहीं है कि हम पंखा ठीक करा सके। अरे पैर किसके हैं? मेरे पैर हैं। क्यों, क्या हुआ? अरे कुछ नहीं बाबूजी, वो तो मैं बस ऐसे ही पूछ रहा था। मुझे सच में कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, वरना गर्मी में तो मेरे परिवार की हालत खराब हो जाएगी। सुबह होते ही आंचल अपनी चूड़ियों की टोकरी लेकर शहर की तरफ उन्हें बेचने के लिए निकल जाती है, जहां उसकी मुलाकात सेठ प्रसाद से होती है। सेठ प्रसाद चूड़ियों का बहुत बड़ा व्यापारी होता है। सेठ प्रसाद को आंचल की चूड़ियां बहुत पसंद आती है। तुम्हारी चूड़ियां तो बहुत ही ज्यादा सुंदर है, मुझे ऐसी ही चूड़ियों की जरूरत थी। यहाँ की औरतों को ऐसी चूड़ियां पहनना बहुत ही ज्यादा पसंद है। क्या तुम मेरे लिए ऐसी चूड़ियां और भी बना सकती हो? क्यों नहीं सेठ जी, जरूर, मैं आपके लिए ऐसी चूड़ियां जरूर बनाऊंगी।
आंचल को ये डील बहुत अच्छी लगती है, जिसके बाद वो अपने घर जाकर दिन रात मेहनत करके बहुत सारी चूड़ियां बनाती है और शहर ले जाकर बेचती है। धीरे धीरे कस्टमर को आंचल की बनाई हुई चूड़ियां बहुत ज्यादा पसंद आती है और देखते ही देखते आंचल की कमाई बढ़ने लगती है, जिससे सिर्फ कुछ ही महीनों में कड़ी मेहनत करने के बाद आंचल अपने सपनों का घर अपने परिवार के लिए ले लेती है। वाह वाह, कितना बड़ा और सुंदर घर है। ऐसा लग रहा है कि किसी महल में आ गई हूँ। इस घर की जमीन तो देखो, इसमें तो शक्ल भी दिख रही है। वो तो दिखेगी ही ना माँ, क्योंकि ये टाइल जो है। हाँ हाँ, तुझे बड़ा पता है। जैसे तो तेरे ससुराल में ये टील ही टील थी। टील नहीं होता है, टाइल होता है। हाँ, बस कर, अपनी माँ को मत बता। तुम दोनों यहाँ भी शुरू हो गई? हाँ, बस करो। अरे मौका मिला नहीं कि चूहे बिल्ली की तरह लड़ना शुरू हो जाती हो। बहू की वजह से आज हम माचिस के जैसे घर से निकल पाए हैं। वैसे बात तो आपकी 100% सही है बहू। अगर तू ना होती तो आज भी हम उस माचिस जैसे घर में पड़े रहते। तेरी वजह से ही आज हमें इतना बड़ा घर नसीब हो पाया है। हाँ अंचल, माँ ने आज पहली बार जिंदगी में सही बात कही है। तो फिर बोली, बस बस, अब आप दोनों क्या लड़ती ही रहोगी। और आप लोगों को ये सब कहने की कोई जरूरत नहीं है। आप सब मेरा परिवार है और मैं अपने परिवार को परेशानी में नहीं देख सकती हूँ। अब आप सब यहाँ आराम से रहिए। इस घर में 3-3 कमरे हैं, जिसमें एसी फैन दोनों है। अब बबलू, तुम्हें गर्मी नहीं लगेगी रात में, ओके? थैंक यू मामी। तुम सच में बेस्ट हो आंचल। वो तो होगी ही, मेरी बहू है, मुझ पर गई है पूरी की पूरी। हाँ हाँ, क्यों नहीं। अगर आप पर गई होती तो अभी भी हम उस माचिस जैसे घर में रह रहे होते। तो फिर कुछ बोली? नहीं माँ, मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। लगता है बुढ़ापे की वजह से आपके कान बज रहे हैं। सारा परिवार हंसने लगता है और सारा परिवार बिना किसी परेशानी के आराम से रहता है। गुड्डन अपने पिता हरिप्रसाद के साथ गुरदासपुर गांव में रहा करती थी। गुड्डन शादी के लायक हो चुकी थी, मगर उसके काले रंग और खड़ी चोटी की वजह से उसकी शादी नहीं हो पा रही थी। बापू, आ गए आप? जल्दी से हाथ मुंह धो लीजिए, बस खाना बन गया है। गुड्डन, कितनी बार कहा है ना तुझे, चूल्हे पर खाना मत बनाया कर। देख, चूल्हा झोंकने के कारण से तेरा रंग कितना काला हो गया है। बापू, आप मेरी शादी का ख्याल छोड़ क्यों नहीं देते? मुझ जैसी काली बदसूरत लड़की से कौन ब्याह करना चाहेगा? अब हाथ मुंह धो लीजिए। हरिप्रसाद को मन ही मन हमेशा गुड्डन की शादी की चिंता खाई जाती थी। एक दिन रविंद्र हरिप्रसाद के घर आता है। अरे रविंद्रनाथ, अरे तू यहाँ? अरे गुड्डन, अरे बेटा 2 कप चाय बनाकर लाना। गुड्डन जल्दी से चाय बनाकर दोनों को परोसती है। भाई वाह हरिप्रसाद, बिटिया के हाथों की चाय पीकर निम्मो भाभी के हाथों की चाय याद आ गई। गुड्डन रविंद्रनाथ का आशीर्वाद लेकर रसोई में चली गई। बड़ी ही संस्कारी बच्ची है। आज के जमाने में संस्कार का कोई मोल नहीं बचा है दोस्त। सब सुंदरता देखते हैं, जो भी रिश्ते घर आते हैं मेरी गुड्डन को ठुकरा कर चले जाते हैं। ये सोचकर मन चिंता में घुलता जा रहा है। हाँ, कि न जाने मेरे जाने के बाद मेरी बच्ची का क्या होगा। हरिप्रसाद, तेरी बिटिया के संस्कार मुझे भा गए हैं। मैं इसे अपने घर की बहू बनाना चाहता हूँ। हरिप्रसाद शादी के लिए हाँ कर देते हैं और घूंघट की आड़ में कबीर की शादी गुड्डन से हो जाती है और गुड्डन बहू बनकर ससुराल आती है, जहाँ शोभा गुड्डन का गृह प्रवेश कराती है। बहू, इस कलश को गिराकर अंदर आ जाओ। इसके बाद कबीर और गुड्डन कमरे में आते हैं और कबीर खुशी से गुड्डन का घूंघट उठाता है, मगर गुड्डन के काले रंग और खड़ी चोटी से चिढ़कर उसे बिस्तर से गिरा देता है। क्या हुआ कबीर जी, आपने मुझे धक्का क्यों दिया? नो, नेवर। तुम जैसी काली लड़की मेरी पत्नी तो हो ही नहीं सकती। ये कैसे हो गया? गुड्डन के काले रंग और खड़ी चोटी के कारण कबीर उससे खिंचा खिंचा रहने लगता है, तो वहीं बेचारी काली बहू भी अंदर ही अंदर घुटती रहती है। ऐसे ही वक्त बीतता है। तभी एक दिन बड़े जोर से बारिश होती है। उस रात कबीर नशे में लड़खड़ाता हुआ घर लौटता है। गुड्डन कबीर को कमरे में लाकर उसके जूते उतार के बिस्तर पर सुला देती है। तभी कबीर गुड्डन को गले से लगा लेता है और दोनों के बीच की दूरियां खत्म हो जाती है। कुछ दिनों बाद, पिताजी, मेरा प्रमोशन हो गया है, इसलिए कंपनी मुझे अगले 1 साल के लिए शहर भेज रही है। ठीक है, फिर बहू को भी अपने साथ ले जा। अजी, मेरा बेटा शहर में कमाने जा रहा है। अरे कहाँ कहाँ इस कल्लो को ढोता फिरेगा। हाँ बाबूजी, मैं शहर की भीड़ भाड़ में जाकर क्या करूंगी, मैं यही ठीक हूँ।
कबीर की खुशी के लिए गुड्डन जाने से मना कर देती है। वहीं शहर आकर कबीर की मुलाकात मायरा नाम की मॉडल लड़की से हो जाती है। कुछ दिनों की मुलाकात के बाद कबीर मायरा से शादी कर लेता है। वहीं गुड्डन भी गर्भवती होकर एक बेटी को जन्म देती है। देखते ही देखते 1 साल बीत जाते हैं और कबीर मायरा को लेकर घर आता है। माँ, इससे मिलो, ये मायरा है, मेरी पत्नी। हेलो मम्मी जी। अपनी सौतन को देखकर गुड्डन के होशो हवास उड़ जाते हैं और वो रोते हुए कहती है, कबीर जी, आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? तुमने मेरा घर तोड़ा है, मुझसे मेरा पति, मेरा सिंदूर छीना है। आई सेड शट अप। तुमने अपनी शक्ल देखी है, यू ब्लडी बहन जी? अरे जिसकी पत्नी तुम जैसी काली कलूटी बदसूरत हो तो बेचारा बंदा दूसरी शादी तो करेगा ही। एंड कीप योर इन्फॉर्मेशन, कबीर अब सिर्फ मेरा पति है। अंडरस्टैंड? यू बेटर अंडरस्टैंड। घमंडी मायरा काली बहू की बदसूरती और उसकी खड़ी चोटी की बेइज्जती करके कबीर के साथ कमरे में चली जाती है और साथ ही शोभा भी गुड्डन को कोसते हुए कहती है, देख ले मेरी काली बहू, सही मायने में मेरा बेटा कबीर मेरी गोरी बहू मायरा के साथ खुश है। अपनी सास और सौतन के तीखे ताने सुनकर गुड्डन सारी रात रोते हुए बिताती है। तभी मायरा किचन में आकर कहती है, अरे ओ मेरे पति की रिजेक्टेड पीस, मेरे लिए अच्छी सी कॉफी बनाकर कमरे में लेकर आ। मुझे ऑर्डर फरमाने से अच्छा अपना हाथ पांव चलाओ, मैं सिर्फ अपने ससुराल वालों का काम करती हूँ। ये सुनकर खड़ूस मायरा गुड्डन की खड़ी चोटी खींचने लगती है। मैं कहती हूँ छोड़ मेरी चोटी। छोड़ दिया, मगर ये तो सिर्फ ट्रेलर था। आइंदा मेरा कोई भी काम करने से मना किया तो तेरी खड़ी चोटी उखाड़ कर फेंक दूंगी। मायरा बेचारी काली बहू पर अपने सुंदर होने का धौंस जमाती है। ऐसे ही वक्त गुजरता है। शोभा अपनी गोरी बहू के हाँ में हाँ मिलाती है। तभी एक दिन मायरा अपनी सास के साथ शॉपिंग करके घर लौटती है। सचमुच मायरा बहू, सही मायने में आज मैंने दुनिया देखी है। माँ जी पाए लागू। अरे तू क्यों अपना काला चेहरा लेकर मेरे सामने चली आती है? सारा मजा किरकिरा कर दिया, चल फूट यहाँ से। शुभा अपनी गोरी बहू के आगे गुड्डन को कुछ भी नहीं समझती और उसे दुत्कार कर भगा देती है। तभी मायरा कहती है, मम्मी जी जल्दी से मेरे पैर दबा दीजिए, मैं तेरी सास हूँ बहू, तू मुझे पैर दबाने को कह रही है? मम्मी जी मैंने आपको ये महंगी साड़ियाँ फ्री फंड में नहीं दिलवाई, पैर तो आपको दबाने पड़ेंगे। बहू ये रही तेरी साड़ी। मायरा का ये बर्ताव शोभा की आंखें खोल देता है, जिससे उसे गुड्डन की अहमियत का पता चलता है। ये देखकर मायरा चिढ़ जाती है और गुड्डन को पहले से भी ज्यादा परेशान करने लगती है। एक दिन गुड्डन घर आती है, उसके दोनों हाथों में सब्जी की थैलियां थी। अरे ओ गुड्डन, किचन में जा रही है ना? ये कप लेती जा। अरे तेरे दोनों हाथों में तो सब्जी है, लेकिन कोई बात नहीं, तेरी ये खड़ी चोटी है ना, चलता फिरता हैंगर, ये इस कप को किचन में ले जाएगा। ये कहकर मायरा कप को गुड्डन की चोटी में फंसा देती है। परफेक्ट, अब खड़ी क्या है, जा अंदर। तभी वहाँ ऐन मौके पर कबीर आ जाता है और गुड्डन की आंखों में आंसू भरा हुआ देखकर उसे बुरा लगता है। मायरा, ये क्या हरकत है? तुम उसके साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? क्यों कबीर, तुम्हें इस काली कलूटी के लिए इतना बुरा क्यों लग रहा है? ये बाजारू औरत तुम्हारी लगती क्या है? मायरा के इस बुरे लहजे पर कबीर उसे थप्पड़ मारकर कहता है, बीवी है वो मेरी, सुना तुमने? ये सुनकर मायरा तिलमिला उठती है और बिजली के बोर्ड से करंट की नंगी तार बाहर करके गुड्डन को बहाने से वहां बुलाती है। गुड्डन, अरे ओ गुड्डन, अरे ओ गवार, जरा देख इस बोर्ड में क्या हुआ है। ठीक है देखती हूँ। गुड्डन जैसे ही बिजली के तार के पास आती है, करंट की तार उसकी खड़ी चोटी में उलझ जाती है। तभी मायरा स्विच ऑन कर देती है, जिससे गुड्डन को करंट लगने लगता है। आह, बचाओ बचाओ। अरे वाह, मेरी गवार गुड्डन क्या डांस कर रही है। तूने तो आग लगा दी। तू सोच भी नहीं सकती तुझे ऐसे तड़पता देखकर मुझे कितना मजा आ रहा है। अचानक मायरा की सैंडल फिसल जाती है और वो खुद भी करंट के तार में फंस जाती है। ऐसे में गुड्डन जैसे तैसे स्विच बंद करके मायरा को बचाकर बेहोश हो जाती है। तभी सभी वहां इकट्ठे हो जाते हैं। ये मैंने क्या कर दिया? गुड्डन आंखें खोल। सभी गुड्डन को अस्पताल ले जाते हैं, जहां गुड्डन को होश आता है और मायरा उससे माफी मांगती है। गुड्डन, आई एम सो गिल्टी। मैंने तुमसे तुम्हारी खुशियां, तुम्हारा पति सब छीन लिया और तुम्हें मारने की कोशिश की, फिर भी तुमने मेरी जान बचाई। अब मैं तुम्हारा कबीर तुम्हें लौटा रही हूँ। मैं तुम्हारी जिंदगी से चली जाऊंगी। रुको मायरा, क्या हम दोनों एक छत के नीचे साथ में बहन बनकर नहीं रह सकते? तुम मत जाओ, क्योंकि मैं जानती हूँ
कहीं ना कहीं कबीर की खुशी मुझसे ज्यादा तुम्हारे साथ है। ये सुनकर मायरा गुड्डन के गले लग जाती है, जिसके बाद मायरा गुड्डन का मेकओवर कराती है, जिससे उसकी खड़ी चोटी सुंदर घने बालों में बदल जाते हैं और उसका काला रंग भी निखर जाता है। जिसके बाद कबीर अपनी दोनों पत्नियों के साथ रहने लगता है।